नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, खुद को प्राथमिकता देना। ये क्यों इतना जरूरी है और मतलब असल में ये किया कैसे जाता है। हमारे पास केली वीकर्स की किताब चूजिंग, तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये जो बाहरी दबाव होते हैं और कई बार हमारी अपनी अंदरूनी रुकावटें भी, इनके बीच हम अपनी जिंदगी का कह सकते हैं स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में कैसे लें। और इस सफर को समझने के लिए हम मोहित नाम के एक व्यक्ति की कहानी का सहारा लेंगे। एक सवाल अक्सर उठता है ना, कि जब हम हमेशा बस दूसरों की उम्मीदों पर ही खरा उतरने में लगे रहते हैं तो होता क्या है आखिर। क्या वाकई में खुद को चुनना मतलब सेल्फिश होना है? ऐसा लगता तो है कई बार। चलिए इसी को समझते हैं आज। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन ये जो स्रोत हैं जिन्हें हमने देखा वो एक बात बिल्कुल साफ करते हैं। ये एक सफर है, दूसरों के लिए जीते रहने की आदत से निकलकर सोच समझकर सचेत होकर खुद को चुनने तक का सफर। और ये सफर सिर्फ कोई टेम्परेरी राहत नहीं देता, बल्कि ये हमें एक तरह की प्रामाणिकता, एक सच्ची आजादी की तरफ ले जाता है। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल ये एक प्रोसेस है जिसमें कई पड़ाव आते हैं, जैसे खुद को गहराई से जानना, अपनी सीमाएं तय करना सीखना, अपना ख्याल रखना मतलब सेल्फ केयर, और फिर ऐसे फैसले लेना जो वाकई हमारे अपने हो। तो चलिए फिर मोहित की कहानी से शुरू करते हैं। मोहित, जैसा आपने बताया, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस करता था। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट ले, कॉलेज के बाद जॉब कौन सी करे, अरे वीकेंड पे क्या करना है, ये सब भी कहीं ना कहीं इस बात पे निर्भर करता था कि लोग क्या सोचेंगे या किससे दूसरे खुश होंगे। और नतीजा अंदर ही अंदर एक खालीपन सा रहता था, एक अधूरापन। फिर एक दिन वो ऐसे ही कैफे में बैठा था, दोपहर का वक्त था और उसकी नजर बुक शेल्फ पर रखी एक किताब पर पड़ी, चूजिंग मी। उसने बस यूं ही उठा ली और पहले ही पन्ने पर एक सवाल था जिसने उसे कह सकते एकदम झकझोर दिया। सवाल था, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो? ये सवाल उसके अंदर बहुत गहरे तक उतर गया। और देखिए, यहीं से इस पूरी यात्रा का पहला और मैं कहूंगा शायद सबसे अहम कदम शुरू होता है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने अतीत के अनुभवों को देखना, उन चीजों को, उन सिचुएशंस को पहचानना जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं या डराती हैं, जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं, है ना। और अपने जो व्यवहार के पैटर्न्स हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, उनको समझना। दिलचस्प बात यह है, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, बल्कि ये समझना है कि इन पैटर्न्स के पीछे कौन से डर या असुरक्षाएं छुपी हुई हैं। और यही समझ हमें वो ताकत देती है जिससे हम अलग सचेत चुनाव कर सकें, ऐसे चुनाव जो हमारे डर से नहीं बल्कि हमारे असली स्वरूप से निकलें। मोहित ने इस बात को काफी सीरियसली लिया। उसने एक नोटबुक ली और अपने विचार, अपनी भावनाएं सब लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते ही उसे स्कूल का वो दिन याद आया जब उसने पहली बार किसी डिबेट में हिस्सा लिया था और कुछ क्लासमेट्स उस पर हंसे थे। उसे एहसास हुआ कि ये जो लोगों के जजमेंट का डर है उसके अंदर, वो शायद वहीं से शुरू हुआ था। अब इस नई जागरूकता के साथ अगले ही दिन ऑफिस में एक सिचुएशन आई। एक मुश्किल सा नया प्रोजेक्ट था, उसके लिए वॉलंटियर्स चाहिए थे। मोहित का पहला रिएक्शन तो वही डर था, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे शायद। लेकिन फिर उसे अपनी वो जागरूकता याद आई। उसने डर को महसूस तो किया पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने सोच समझकर हाथ उठाया। ये कोई बहुत बड़ी बाहरी जीत नहीं थी शायद, पर अंदर से उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आत्म जागरूकता सिर्फ सोचने या लिखने तक ही नहीं रहती। असल बात है उस जागरूकता को इस्तेमाल करके अलग तरह से एक्ट करना, अपने वो पुराने ऑटो पायलट वाले रिएक्शन को पहचानना और फिर जानबूझकर एक नया रास्ता चुनना। हाँ, शुरू में ये मुश्किल लगता है, पर बदलाव की नींव असल में यही रखी जाती है। हाँ, और जब मोहित ने अपने इस डर वाले पैटर्न को पहचाना ना, तो उसे एक और बात समझ आई जिसने उसे हमेशा रोक कर रखा था। वो थी अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज न तय कर पाना। ये उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। वो हमेशा हाँ कहने वाला इंसान था, चाहे उसका दिल बिल्कुल भी ना चाह रहा हो। उसे याद आया कैसे कॉलेज में वो दूसरों के नोट्स बनाने में लग जाता था और अपनी पढ़ाई पीछे छूट जाती थी, या ऑफिस में अपना जरूरी काम छोड़कर कलीग्स की हेल्प करने लगता था।
क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई उसे बुरा ना समझे या उसे नापसंद ना करे। तो किताब पढ़कर और खुद पर सोच विचार करके उसने तय किया कि भाई अब तो ये सीखना पड़ेगा। तो ऑफिस में जब उसके एक कलीग रोहन ने प्रेजेंटेशन में मदद मांगी, जबकि मोहित खुद अपनी डेडलाइन के पीछे चल रहा था, उसने हिम्मत करके बहुत पोलाइटली मना कर दिया। उसने बताया कि उसे अपनी डेडलाइन पर फोकस करना है। फिर उसकी बचपन की दोस्त नेहा, उसने अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में हेल्प मांगी, जिसका मतलब था मोहित को अपने जरूरी काम टालने पड़ते। उसने नेहा को भी समझाया कि देखो इस बार वो मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जब ऑफिस की तरफ से एक वीकेंड टीम बिल्डिंग ट्रिप का प्लान बना, उसने जाने से साफ मना कर दिया। उसे पता था कि ऐसे बड़े सोशल इवेंट्स उसे बहुत थका देते हैं मानसिक रूप से, और वो अपना वीकेंड आराम करने, पढ़ने या बस शांति से बिताने में यूज करना चाहता था। शुरू में हर बार ना कहने पर उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, थोड़ा गिल्ट भी महसूस हुआ, ये सच है। लेकिन उसके फौरन बाद एक अजीब सी राहत और एक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट वाली फीलिंग भी आई। आत्मसम्मान का एक तरीका है अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को बचाने का तरीका है। एक दिलचस्प बात जो इन सोर्सेस से निकल कर आती है वो ये है कि सीमाएं तय करने से न सिर्फ हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि अक्सर ये हमारे रिश्तों को ज्यादा क्लियर और हेल्दी बना देती हैं। लोग समझने लगते हैं कि आपकी जरूरतें क्या हैं और आपके टाइम की इज्जत करना सीखते हैं। वो जो लगातार हाँ कहने वाली आदत है ना, वो कई बार कंफ्यूजन और बाद में मनमुटाव भी पैदा कर सकती है। और ये सीखना कि अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना कोई गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। ना कहना दरअसल अपनी सीमाओं को आवाज देना है, और ये सीमाएं सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं होती, ये हम अपने लिए भी तय करते हैं, है ना। जैसे रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद कर देना, ये भी तो एक बाउंड्री है जो हम अपनी मेंटल पीस और नींद को क्वालिटी के लिए खुद पे लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये खुद के लिए सीमाएं तय करने वाली बात मोहित को भी क्लिक कर गई, और यहीं से उसकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हुआ, सेल्फ केयर यानी आत्म देखभाल को प्रायोरिटी देना। पहले मोहित को भी यही लगता था, जो शायद बहुत लोग सोचते हैं, कि सेल्फ केयर मतलब स्पा जाना, महंगी शॉपिंग या लंबी छुट्टियां। लेकिन किताब से और अपने अनुभवों से उसने सीखा कि सेल्फ केयर असल में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुद का ध्यान रखना है। उसने अपनी रूटीन में छोटे पर बहुत असरदार बदलाव किए। सुबह अलार्म बजते ही वो जो स्नूज बटन दबाने की आदत थी उसे छोड़ा, उठकर शांति से 1 कप चाय पी या बस 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली। ऑफिस में काम के प्रेशर के बीच उसने हर 2 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना शुरू किया, चाहे वो बस खिड़की से बाहर देखना ही क्यों ना हो। शाम को जब एक कलीग ने रोज की तरह बियर पीने चलने को कहा, मोहित ने मना कर दिया और घर आकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी। उसने ये भी सीखा कि अपनी भावनाओं का, अपने इमोशंस का ख्याल रखना भी सेल्फ केयर है। जैसे एक बार बॉस की किसी बात पर उसे बुरा लगा तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसने लंच ब्रेक में कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांसें ली, मेडिटेशन टाइप कुछ किया। उसने धीरे धीरे उन सोशल इवेंट्स से भी दूरी बनानी शुरू की जो उसे पसंद नहीं थे और सिर्फ मजबूरी में जाता था, जैसे किसी दूर के कजिन की बर्थडे पार्टी। और हाँ, उसने अपनी वो बरसों पुरानी हॉबी पेंटिंग, उसको भी फिर से शुरू किया। यही सेल्फ केयर की असली वो जो कहते हैं ना होलिस्टिक परिभाषा है, अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल्स पर अपना ध्यान रखना। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये जरूरी क्यों है। वो कहावत है ना, आप खाली बर्तन से किसी को कुछ नहीं दे सकते। जब तक आप खुद रिचार्ज्ड और बैलेंस्ड महसूस नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए पूरी तरह से प्रेजेंट कैसे रह पाएंगे। इसका सीधा कनेक्शन है सेल्फ लव से, आत्म प्रेम से। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो आप अनजाने में ही खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं महत्वपूर्ण हूं। और एक दिलचस्प बात यह है, जो शायद उल्टी लगे, कि जब आप अपना ध्यान रखना सीखते हैं तो असल में दूसरों की मदद करने की आपकी कैपेसिटी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि तब आपके पास देने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा धैर्य होता है। ये बात मोहित ने भी महसूस की। जैसे जैसे वो खुद पर ध्यान देने लगा, उसमें एक नई तरह की एनर्जी आने लगी। लेकिन फिर उसके सामने एक और बड़ा सवाल आया। उसने अपने जीवन के जो बड़े फैसले थे उन पर गौर करना शुरू किया। क्या ये फैसले वाकई उसके अपने थे? किताब का अगला चैप्टर इसी पर था, प्रामाणिक निर्णय लेना, ऑथेंटिक डिसीजंस।
यहाँ प्रामाणिक या ऑथेंटिक का मतलब है वो चुनाव जो आपकी अंदरूनी सच्चाई से, आपके असली वैल्यूज और इच्छाओं से निकलते हो, न कि सिर्फ बाहरी दबाव, सोशल एक्सपेक्टेशंस या क्या सही लगता है वाली सोच से। मोहित को याद आया कि कैसे उसने अपना करियर सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसके पेरेंट्स और सोसाइटी के हिसाब से उसमें स्टेबिलिटी थी, जबकि उसका अपना मन तो हमेशा से लिखने में लगता था। हाल ही में उसके ऑफिस में एक प्रमोशन का मौका आया। ऊपर से देखने पर तो ये बहुत शानदार मौका था, ज्यादा जिम्मेदारी, बेहतर सैलरी, ऊंचा पद। सबने कहा कि उसे ले लेना चाहिए, लेकिन मोहित को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कि ये उसे उसकी क्रिएटिव इच्छाओं से, खासकर लिखने से और दूर ले जाएगा। बहुत सोचने के बाद उसने उस प्रमोशन को विनम्रता से मना कर दिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना कदम था, इसमें कोई शक नहीं। इसके बजाय उसने सुबह जल्दी उठकर लिखना शुरू किया और वीकेंड पर एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। इसी तरह उसने एक बड़ी फैमिली गैदरिंग में जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि वहां का माहौल उसे मेंटली थका देता है और वो खुद को जबरदस्ती वहां नहीं ले जाना चाहता था। प्रामाणिक निर्णय लेना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अक्सर हमें उन रास्तों से अलग ले जाता है जो हमें जाने पहचाने और सेफ लगते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, हम अपने डर की आवाज और अपनी सच्ची इच्छा की आवाज में फर्क कैसे करें। डर अक्सर क्या होगा अगर से जुड़ा होता है ना, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे। जबकि जो सच्ची इच्छा होती है वो अक्सर एक शांत अंदरूनी खिंचाव की तरह होती है। मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुझे सही लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम गट फीलिंग या इंट्यूशन भी कहते हैं, उसे सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। और स्रोत यही बताते हैं कि जब हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे असली मूल्य और स्वरूप से मेल खाते हैं, तो जीवन ज्यादा संतोषजनक लगता है, ज्यादा मीनिंगफुल महसूस होता है। भले ही बाहरी तौर पर वो रास्ता ज्यादा चैलेंजिंग क्यों ना लगे, ये एक अंदरूनी शांति लाता है। हाँ, लेकिन इस रास्ते पर चलना भी एकदम सीधा नहीं होता। पुरानी आदतें और वो जो गहरे बैठे डर है, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मोहित के सामने अगली चुनौती यही थी, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना और डर पर काबू पाना। उसने अपनी वही नोटबुक उठाई और ईमानदारी से अपने कुछ मुख्य पैटर्न्स लिखे। ओवरथिंकिंग, हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना और अक्सर नेगेटिव सोचना। सेल्फ डाउट, अपनी काबिलियत पर हमेशा शक करना, खुद को कम आंकना। और प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जरूरी कामों को टालते रहना। इन पैटर्न्स को सिर्फ पहचानना काफी नहीं था, इन्हें तोड़ने के लिए उसने छोटे छोटे पर बहुत सचेत कदम उठाए। जैसे जब एक दोस्त ने वीकेंड पर अचानक हाइकिंग पर चलने के लिए पूछा, मोहित के दिमाग में तुरंत ओवरथिंकिंग शुरू हो गई। अरे बहुत थक जाऊंगा, शायद गिर जाऊं, मौसम खराब हो गया तो। लेकिन उसने इस बार अपनी सोच को कंट्रोल करने के बजाय एक्शन लिया और हाँ कह दिया। हाइक पर जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कितना रिफ्रेशिंग अनुभव था। सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए जब उसके बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सबके सामने उसकी तारीफ की, तो उसका पहला रिएक्शन था इसे कम करके आंकना। अरे ये तो बस किस्मत थी। लेकिन उसने रुक कर सचेत रूप से उस तारीफ को स्वीकार किया। मन ही मन खुद से कहा, हाँ मैंने वाकई अच्छा काम किया है। प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए उसने वो 5 मिनट रूल अपनाया। जिस काम को करने का मन नहीं कर रहा, खुद से वादा किया कि उसे बस 5 मिनट के लिए करेगा। और अक्सर होता यह था कि एक बार काम शुरू हो जाता तो वो उसे पूरा ही कर लेता था। इन सब में उसने अपनी एक करीबी दोस्त अंशिका, उससे भी बात की और उससे जो सहारा मिला उसने भी उसे काफी हिम्मत दी। ये जो पैटर्न मोहित ने पहचाने, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बहुत ही आम है। कई लोग इनसे जूझते हैं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली जागरूकता, जैसा मोहित ने किया, और दूसरी लगातार सचेत प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है अपराध बोध, यानी गिल्ट। उसको छोड़ना सीखना, खासकर तब जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं या किसी को ना कहते हैं, तो अक्सर वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। उस गिल्ट को पहचानना और खुद को याद दिलाना कि अपना ध्यान रखना ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ी हुई है वो लोगों को खुश करने की आदत, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, उससे बाहर आना।
हमें ये समझना होगा कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना या हर किसी को खुश रखना ये ना तो पॉसिबल है, न ही हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें पुरानी चीजों को, पुरानी आदतों को, या यहाँ तक कि कुछ ऐसे रिश्तों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है, लेटिंग गो, जो अब हमारे विकास में, हमारी ग्रोथ में मददगार नहीं है। आत्मसंदेह से लड़ने के लिए, जैसा मोहित ने किया, छोटी छोटी जीतों को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। खुद के लिए पॉजिटिव वाक्य दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं, गलतियों को सीखने का मौका मानना, और सबसे जरूरी डर के बावजूद एक्शन लेना, ये सब बहुत कारगर तरीके हैं। डर अक्सर एक्शन न लेने से और बढ़ता ही जाता है। तो अगर हम मोहित की पूरी यात्रा को देखें तो वो एक ऐसे इंसान से जो बाहरी उम्मीदों और अंदरूनी डरों के बोझ तले दबा हुआ था, थोड़ा खोया हुआ सा महसूस करता था, उससे वो एक ऐसे व्यक्ति में बदला जिसने अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, पर्पस और एक तरह का कंट्रोल वापस पाया। और ये सब हुआ सिर्फ एक चुनाव से, खुद को चुनने के चुनाव से। हमने देखा कि इस बदलाव के मुख्य पिलर्स क्या थे। आत्म जागरूकता, अपने पैटर्न्स, ट्रिगर्स और अपनी सच्ची इच्छाओं को समझना, स्वस्थ सीमाएं बनाना, अपनी जरूरतों के लिए हाँ और दूसरों की अनुचित मांगों के लिए ना कहना सीखना, आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी खुद को नर्चर करना, प्रामाणिक निर्णय लेना, बाहरी शोर के बजाय अपनी अंदरूनी आवाज सुनना, और आखिर में नकारात्मक पैटर्न्स तोड़ना, डर, गिल्ट और पुरानी आदतों पर सचेत रूप से काम करना। ये सच्ची आजादी है। चूजिंग योरसेल्फ इज फ्रीडम। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक मंजिल है जिस पर रोज चलना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक जीवन जीने का तरीका है। इस यात्रा में आत्म प्रेम, जिसकी हमने बात की, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना, अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस और जीतों का जश्न मनाना, और प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि हमें परफेक्शन, मतलब हर चीज को एकदम सही करने की चाह छोड़कर अपनी प्रगति पर, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। हर छोटा कदम, हर सचेत चुनाव मायने रखता है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें, विचार कर सकें। आज आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस लेने की दिशा में, खुद को चुनने की दिशा में कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं?